हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त संदीप। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने लास्ट का जो पार्ट 1 था वो देखा होगा। तो ये पार्ट में सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखो गाइज, हर किसी की लाइफ में ना आपको पता है अप एंड डाउन आता है, चाहे गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो। हर किसी की लाइफ में जो है अप एंड डाउन आता है। जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ में डाउनफॉल होता है ना तो हम लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ये टेंशन में आते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे सिचुएशन में ये नहीं सोचते कि भाई टेंशन लेके अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, अपने अपने को और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो बेटर है कि टेंशन ले ही क्यों, राइट। जिस तरह से हम लोग खुशी को एंजॉय करते हैं उसी तरह से अपने को जो डाउनफॉल होता है ना उसको भी एंजॉय करना चाहिए। ओके, अगर आप डाउनफॉल होने के सिचुएशन में टेंशन लोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। टेंशन में कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता, टेंशन में हमेशा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो बेटर है कि आप लोग जो है हमेशा मोटिवेट रहें, चाहे डाउनफॉल हो या अपफॉल हो, कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चले, पॉजिटिव माइंड लेके चले। वही ज़्यादा बेस्ट है अगर आपको करियर में ग्रो करना है, कोई भी अचीवमेंट आपको लेनी है तो। और 3 चीज़ें हैं जो मेरी तरफ जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूं और मैं आप लोगों को देना मतलब आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि 3 चीज़ें क्या चीज़ें हों। देखो, जब भी आपको कुछ भी आपको करियर में करना है, चाहे आपके साथ आगे जाके अच्छा हो या बुरा हो, 3 चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहला, आपको जो है हमेशा मेहनत करते रहना है, हमेशा ट्राई करते रहना है। दूसरा, आपको सही टाइम का वेट करना है। और तीसरा, आपको हमेशा पेशेंस रखना है। कहते हैं ना कि पेशेंस इज़ की टू सक्सेस। तो पेशेंस रखना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, ट्राई करते रहना ज़रूरी है और सही टाइम का वेट करना बहुत ज़रूरी है। जल्दीबाजी में करोगे, इम्पेशेंट हो जाओगे तो कभी भी कुछ मिलने वाला नहीं है, हमेशा गलत ही होंगे। तो अगर आपकी लाइफ में अप एंड डाउन चल रहा है ना, दैट मीन्स आपकी लाइफ अच्छे से चल रही है। ओके, आई थिंक मैंने कहीं पर पढ़ा था कि श्री, हमारे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, श्री रतन टाटा जी, उन्होंने कहीं पर तो लिखा था कि जिस तरह से हॉस्पिटल में आप देखते होंगे, मॉनिटर देखते होंगे, राइट, जिसमें आपका हार्ट रेट चलता रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है, राइट। तो उन्होंने लिखा था कि अगर आपकी लाइफ में इस तरह से ग्राफ चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब आपकी लाइफ एकदम सही चल रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन आ रहा है और हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन आना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेकिन जब आपकी लाइन उस मॉनिटर में स्ट्रेट लाइन चलती है ना, दैट मीन्स आप डेड हो चुके हो। अब आप पॉसिबल ही नहीं है कि आपके लिए आप जो डाउनफॉल है उससे आप खड़े हो सको। तो इसीलिए लाइफ ना हमेशा उस ग्राफ की तरह अप एंड डाउन चलनी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में मतलब अप एंड डाउन आना चाहिए। अगर अच्छा वक्त आ रहा है तो बुरा वक्त भी आना ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को अच्छे वक्त से कुछ अच्छा सीखने को मिले और बुरे वक्त से कुछ बुरा सीखने को मिले। लेकिन अपने को डीमोरलाइज नहीं होना, अपने को टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, हमेशा पॉजिटिव वे में ही चलना है। ओके, तो चलो दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट 2 में मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से क्या मैंने अपना 6.5 साल फर्स्ट कंपनी में निकाले। फिर सडनली एक मोमेंट आया जहाँ पर जो है मुझे जॉब चेंज करना पड़ा और 2014 के एंड तक जो है कुछ रिजेक्शन भी हो रहे थे। फिर 2015 तक मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था और ये डिसाइड कर लिया था कि आईटी इंडस्ट्री में जाना है, लेकिन साथ ही साथ एज एन विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर जाना है। उसके लिए मैंने सर्टिफिकेशन कर चुका था, अपने आप को थियोरेटिकली प्रिपेयर कर चुका था, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर चुका था। हैंड्स ऑन तो नहीं था, क्योंकि कैसा होता है ना, आईटी इंडस्ट्री में और नॉन आईटी इंडस्ट्री में ना बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पर मैं इंक्रीमेंट मुझे हर साल अच्छा मिलता था, प्रमोशन मिलता था, अवार्ड मिल रहा था, 3 चीज़ अच्छी थी। लेकिन एक चीज़ उसमें ये थी कि जो स्कोप ऑफ लर्निंग है ना वो बहुत ही लिमिटेड था, क्योंकि ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट था, ऊपर से इन हाउस सपोर्ट था, तो कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। ओके, जिसकी वजह से मैं एक कंफर्ट जोन में आ गया था उस कंपनी में और मैंने कभी भी इंटरव्यू के लिए ट्राई नहीं किया था। अब जब सिचुएशन आई तो आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है, भले आपको इंक्रीमेंट कम मिलता है, मतलब इंक्रीमेंट कम मिलता है, लेकिन आपको जो स्कोप ऑफ लर्निंग है वो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। ओके, और एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो अब क्या हुआ, 2015 जनवरी में मैं जॉब ढूंढना स्टार्ट किया एज एन विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर और आईटी इंडस्ट्री मेरा फोकस था। ठीक है, तो मैं जैन से लेकर अप्रैल तक जॉब ढूंढता रहा। इन 4 महीनों में मैंने कम से कम 8 से 10 इंटरव्यू दिए थे। 8 से 10 इंटरव्यू में मैं 2 बार ऐसा हुआ था कि जहाँ टेक्निकली रिजेक्ट हुआ था। बाकी के 8 जो इंटरव्यूज़ थे वहाँ पर मैं डायरेक्ट रिजेक्ट हुआ था, वहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ था। लेकिन वहाँ पर रिजेक्शन का रीज़न क्या था? एजुकेशन पॉलिसी, उन कंपनीज़ की एजुकेशन पॉलिसी। मतलब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको जो मेरा वीडियो डाला था हाउ आई एंटर्ड इन आईटी फील्ड, उसमें मैंने बताया था कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ था कॉरेस्पॉन्डेंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी से, रेगुलर कॉलेज नहीं था। ओके, तो अब क्या हुआ कि जो 8 कंपनीज़ ने रिजेक्ट किया वो मुझे इस बेस पे रिजेक्ट किया कि मैं उनकी एजुकेशन पॉलिसी में, मेरा एजुकेशन उनकी एजुकेशन पॉलिसी में फ़िट नहीं बैठता है।
उन्होंने ये नहीं देखा कि यार बंदे को एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं देन उसके बाद डिसाइड करते हैं। उन्होंने सीधा यही बोला कि आपने जो है कॉरेस्पॉन्डेंसी किया हुआ, रेगुलर कॉलेज नहीं किया हुआ, और हमको रेगुलर कॉलेज वाले कैंडिडेट चाहिए। तो ये रीज़न था। उस टाइम पे कुछ मोमेंट के लिए मैं थोड़ा सा डाउनफॉल टाइप का फील कर रहा था कि यार ये क्या नया फंडा आ गया अभी, मतलब ये क्या नया फंडा है। 2005 में मैंने जब ग्रेजुएशन किया तभी मेरे को थोड़ी ना पता था कि यार आगे जाके फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा भी कुछ, मेरे सामने ऐसे सिचुएशन आने वाली है। तो उस मोमेंट में ना मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ होने लगी कि ये जो एजुकेशन का फंडा है ना, ये मेरे साथ अब हमेशा जुड़ा रहेगा। क्योंकि यार अब 6.5 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद, एक आईटी में काम करने के बाद, ऑब्वियसली यार कौन बंदा जॉब छोड़ेगा, 3 साल का ग्रेजुएशन फिर से जो है रेगुलर कॉलेज में जाके एडमिशन लेगा या किसी यूनिवर्सिटी से जाके करेगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। और जॉब के साथ साथ मानता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो जॉब के साथ साथ आपको फुल टाइम की डिग्री भी देती हैं, आप कर सकते हो। लेकिन कौन करेगा यार, जॉब में काम फोकस करें या एजुकेशन में, मतलब टू बी ऑनेस्ट यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एक्चुअली। तो मैंने कहा चलो ये छोड़ो, मूव ऑन करो, ये छोड़ो, ये टेंशन नहीं लेनी, मूव ऑन करो, जो होगा आगे जाके देखा जाएगा। मैं सिर्फ 3 ही चीज़ फॉलो करता रहूँगा, एक मेहनत करता रहूँगा, ट्राई करता रहूँगा, दूसरा पेशेंस रखूँगा, और तीसरा जो है सही टाइम का वेट करूँगा। तो फिर फॉर्चुनेटली जो है मई फर्स्ट वीक में मुझे naukri.com से मेल आया कि ये एक आईटी इंडस्ट्री है, यहाँ पर वॉक इन चल रहे हैं और सैटरडे के दिन वॉक इन है, आप वहाँ पर जा सकते हो। तो मैं मुंबई में था, तो मुंबई में जॉब कर रहा था, तो मैं विक्रोली में गया, आईटी कैंपस है बहुत बड़ा वहाँ पर। और वहाँ पर जो है मैं गया, सुबह 9 बजे पहुँच गया अपना रिज्यूमे लेके। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं वो खड़ा रहा, और 11 बजे तक ना मैंने देखा करीब 700 से 800 लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। एचआर वालों ने अभी तक रिज्यूमे लेना स्टार्ट नहीं किया था। 2 घंटे खड़ा था, पानी नहीं पिया था, ऐसी धूप में खड़े थे। और साथ ही साथ मेरे दिमाग में ना जैसे जैसे पब्लिक बढ़ रही थी वैसे वैसे एक टेंशन भी क्रिएट हो रही थी कि यार 700-800 लोग में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब वो जो 700-800 लोग थे ना, वो कुछ 4 या 5 अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के लिए आए थे, लेकिन फिर भी अगर रेशो निकालूँ, एवरेज निकालूँ, तो यार मैं वही सोच रहा था कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा इसमें। तो ये सोच के ना मैंने क्या सोचा कि यार घर चला जाए। मैं 11 बजे वहाँ से निकला, कैंपस मतलब उस कंपनी से निकला, और मेन जो कैंपस का गेट है ना वहाँ तक मैं आ चुका था। तभी सडनली मेरे दिमाग में ना ऐसा थॉट आया कि यार 2 घंटे तो मैं रुक ही चुका हूँ, तो क्यों ना थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करता हूँ। अभी हो सकता है कि आप पता जॉब लग जाए, मतलब ये सोच मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि मैं अगर थोड़ा और पेशेंस रखता हूँ, थोड़ा और वेट करता हूँ, तो हो सकता है लग भी जाए, या हो सकता है नहीं भी लगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट मैंने ये चीज़ सोची कि जब 2 घंटे ऑलरेडी निकाल चुका था, तो अब घर जाके क्या फ़ायदा, घर जाने में 1 घंटा और वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि यहीं रुक देते हैं और देखते हैं लास्ट में रिज़ल्ट क्या होता है। तो मैं रुका वहाँ पर, फिर बाद में एचआर वाला है, उन्होंने रिज्यूमे लिए टेक्नोलॉजी वाइज। फिर मेरा पहला राउंड हुआ, पहला राउंड मेरा क्लियर हो गया। सेकंड राउंड हुआ, सेकंड राउंड में मेरा क्लियर हो गया। एंड देन मंडे को जब मैं घर पे आया, घर पे जाके मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो मेरे दोनों राउंड्स, मुझे मतलब एक देखो, जब आप इंटरव्यू देते हो ना कहीं पर, तो ऑब्वियसली आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया है या फिर ख़राब गया है। और ये सब आपके इंटरव्यू देने के तरीके से और सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है उसके एक्सप्रेशन से आप समझ जाते हो कहीं ना कहीं कि हाँ आपका इंटरव्यू कैसा गया। मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया जब मैं घर गया। मंडे आया, मंडे के दिन मुझे कॉल आ गया कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है और आप ये डेट में आप ज्वाइनिंग कब कर रहे हो। मैंने बोला ठीक है, मैं 15 मई को ज्वाइन कर लूँगा। तो 15 मई को मतलब 15 दिन मैंने नोटिस पीरियड सर्व किया फर्स्ट कंपनी में, क्योंकि वहाँ का 3 महीने का नोटिस पीरियड था। तो मैंने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने मुझे जल्दी रिलीज़ कर दिया और मैंने 15 मई को सेकेंड कंपनी में ज्वाइन किया। कहाँ पर? मुंबई में, एरोली में। वहाँ पर गया। अब जब मैं वहाँ गया ना, तो मैं वहाँ बोला यार, वहाँ पर कुछ 25-30 बंदे थे, एज एन विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे थे L2 में। उसमें से सारे के सारे एक्सपीरियंस थे शायद, और मैं ही एक बंदा ऐसा था जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज के बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब मेरे सामने चैलेंज ये था कि यार मैं इन लोगों के बीच में रह के, मुझे जो बाकी के टीम मेंबर्स थे उनके बीच में रह के मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूँ, या फिर मुझे भी ये आता है। अब हालांकि ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का 1 साल ना मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर में जॉब करना इज़, इनफैक्ट नॉट विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे विंडोज़ हो, लाइनेक्स हो, शेयर पॉइंट हो, डीबी हो, वो कोई एक छोटा सा स्कोप तो है नहीं, बहुत बड़ा स्कोप है, राइट। तो वैसे ही विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर भी का जॉब भी एक बहुत बड़ा स्कोप था, जिसमें आपके सारी सर्विसेज आती हैं, आपको ट्रबल शूट करना पड़ता है, आपको सोल्यूशन देना पड़ता है, आपको डे टू डे की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो अब जिस तरह से हर प्रोजेक्ट में, हर कंपनी में
जो टीम होती है उसमें से कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आपकी हमेशा टांग खींचने के लिए रेडी रहते हैं, जो हमेशा मैनेजमेंट को कंप्लेन करते हैं कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता, इसको किसने हायर कर दिया। और मोस्टली बंदे ऐसे होते हैं आपकी टीम में जो आपको सपोर्ट करते हैं कि ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख जाएगा, कर लेगा बंदा। तो वैसे ही मेरे इस प्रोजेक्ट में भी कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने 1 साल तक मेरी टांग खींची, मुझे ताने मारते थे कि अरे सर आपको 6.5 साल का एक्सपीरियंस है, आपको ये नहीं आता, आपको विंडोज़ में ये नहीं आता, आपको यूज़र क्रिएट करना नहीं आता, डीएनएस में एंट्री मारनी नहीं आती, डीएचसीपी नहीं बनाना नहीं आता, ये सब। अब ये बात मैं ही जानता था कि यार मैं थ्योरेटिकल बेस पे मैं यहाँ पर मैंने इंटरव्यू क्लियर किया है, और यही बात मैंने इंटरव्यूअर को भी क्लियरली बोल दिया था कि मैं जो हूँ, मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज है, कंसेप्ट क्लियर है, बट हैंड्स ऑन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, वो इंटरव्यूअर ने भी सोचा होगा कि यार ईमानदारी से बोल रहा है, चलो हायर कर लेते हैं, इंटरव्यू तो अच्छा गया करके। बट पहले 1 साल में मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज था कि लोगों ने जो कुछ लोग थे उन्होंने मेरी बहुत टांग खींची, हमेशा ताने मारते थे, अरे क्या तूने ये कर दिया, अरे तेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता। बट मैंने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा फोकस एक ही था कि मुझे सीखना है, मुझे हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मैंने उनको इग्नोर करके, वो जो भी बोलते थे मैं जस्ट एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था और अपने आप को प्रिपेयर करता था। 1 साल में मैं इतना कुछ उस इन्वायरमेंट से वाकिफ़ हो चुका था, बहुत ज़्यादा कुछ मैंने सीख लिया था। 1 साल के बाद ना वो लोग मेरे से हेल्प मांगते थे कि अरे संदीप यार इसको करना है तो कैसे होगा ये। तो ये एक हमेशा जो है आप लोग भी पॉजिटिव अप्रोच लेके चलो। कभी भी अगर आपकी टीम में ऐसा होता है, देखो ये तो लाइफ साइकिल है, हर टीम में, हर प्रोजेक्ट में, हर कंपनी में आपको इस तरह के लोग, अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। बट एक वक्त आने पे फिर जो बुरे लोग होते हैं ना, वो भी आप लोगों को अप्रिशिएट करने लगते हैं। मेरे साथ भी ऐसी हुआ था कि पहले 1 साल भले कुछ लोगों ने मुझे गलत बोला होगा, मैनेजमेंट में भी कंप्लेंट करती कि अरे इसको किसने हायर कर लिया, इसको कुछ नहीं आता ये। बट 1 साल के बाद वो लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे, मैनेजमेंट अप्रिशिएट करने लगा। इस तरह से 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने लगा अपनी नॉलेज में, और मैनेजमेंट की नज़र में एक अच्छे तरीके से आने लगा। फिर सेकंड ईयर में मुझे फिर बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला था। तो सेकंड ईयर में मैंने सोचा था कि चलो इंक्रीमेंट अच्छा होगा, बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है। बट इंक्रीमेंट वही, आपको तो पता है आईटी इंडस्ट्रीज़ में और नॉन आईटी में फ़र्क एक और ये है कि इंक्रीमेंट नॉन आईटी में आपको जो नॉन आईटी कंपनीज़ होती हैं वहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिल जाता है। आईटी कंपनीज़ में चाहे कितना भी अच्छा परफॉर्मर हो, मैक्सिमम जो है 10% का ही हाइक मिलता है, और जो एवरेज परफॉर्मर रहते हैं उनको तो 3 से 4% का मिलता है। तो मेरे साथ भी वही था, मैं परफॉर्म अच्छा कर रहा था, अवार्ड मिला था, लेकिन इंक्रीमेंट के नाम पे मुझे सिर्फ 3% मिलता था, यानी कि जो कि मेरी सैलरी के हिसाब से उस टाइम पे कुछ 700 से 800 रुपये होता था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अवार्ड मिल गया, एक मोटिवेशन मिल गया। नेक्स्ट ईयर तीसरे साल जब मुझे तीसरे साल हो गए, 3 साल हो गए, तो मैंने फिर एक्सपेक्ट किया कि यार इस बार तो मैनेजमेंट जो है इंक्रीमेंट बढ़ाएगा। लेकिन अगेन तीसरे साल में भी फिर मुझे वही एक अवार्ड देके मुझे शांत कर दिया गया कि चलो यार बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया। तो मेरे मन में एक अच्छा था कि हाँ यार 10-50-100 लोगों के बीच में अवार्ड मिल रहा है, तो एक मोटिवेशन, आप एक प्राउड फील करते हो कि हाँ यार चलो ठीक है। अब पहले आपको आपकी टीम जानती थी, अब 100 लोगों के बीच में अवार्ड मिल रहा है, तो अब 100 लोग आपको पहचानने लगे कि हाँ भाई ये बंदा इस टीम का है और इसने ये परफॉर्म किया। लेकिन अगेन इंक्रीमेंट के नाम पे वही 3%, तो कुछ होता नहीं था। अब मेरी ज़रूरत थी यार फाइनेंस। यार शादी हो चुकी थी तो पैसा तो चाहिए ना यार, हर बार तुम 300-400-500 रुपये में इंक्रीमेंट में तो काम कर नहीं पाओगे, राइट। अब इस कंपनी में भी मेरे को काम से कोई शिकायत नहीं थी, अच्छा मैं ग्रूम कर रहा था, करियर वाइज मैं अपना अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन, मतलब नॉलेज ले रहा था और हेल्प भी कर रहा था लोगों की। लेकिन यार सिर्फ नॉलेज लेके ही कुछ नहीं होता, और ये मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये बात आपको भी एग्री करनी, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग एग्री करते होंगे कि सिर्फ काम ही नहीं होता, आपको पैसा भी आप एक्सपेक्ट करते हो कंपनी से। तो मैं वही तीसरे साल भी वही इंक्रीमेंट हुआ, कुछ मज़ा नहीं आया, तो मैंने फिर जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। तो ये बात है कुछ 2017 की, 2017 से मैं जॉब ढूंढना स्टार्ट किया था 2018 तक। इस 1 साल में अगेन फिर से वही सिचुएशन, जॉब ढूंढने के टाइम पे 1 या 2 या 3 बार मैं एज टेक्निकली रिजेक्ट हुआ, और उस टाइम पे मैं एज एन विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेटर ही जॉब ढूंढा था। ठीक है, और इस बीच में जो है फिर बाकी जो कंपनीज़ ने मुझे रिजेक्ट किया, अगेन वो अपनी एजुकेशन पॉलिसी के बेस पे रिजेक्ट किया। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी ये फेज़ मैं 3 साल पहले, यानी कि फ़र्स्ट कंपनी में से जब मैं जॉब ढूंढ रहा था तभी मैं कर चुका था, तो मैंने इस बार भी ठान लिया था कि मुझे पेशेंस रखना है, हार्ड वर्क करना है, ट्राई करता रहना है, मतलब छोड़ना नहीं है ट्राई करना, और तीसरा सही टाइम का वेट करना है। तो मैं ऐसे करता रहा, और मैंने इस 1 साल में जितने भी इंटरव्यूज़ दिए ना, जितनी बार भी मेरा एजुकेशन बेस पे रिजेक्ट हुआ, तो मैंने लास्ट में फिर एक डिसाइड कर लिया था कि अब क्लाउड में जॉब ढूंढना है, एज्योर में जॉब ढूंढना है। ओके, और
मतलब ट्राई करते रहना है और एज्योर में ही जॉब ढूंढना है। विंडोज़ में तो जॉब नहीं ढूंढना है, क्योंकि विंडोज़ में ऑलरेडी 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था और मार्केट में ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर या फिर AWS ये लोग ऑलरेडी मार्केट में आ चुके थे और क्लाउड ही फ्यूचर है एक तरह से। तो मैंने सोचा कि चलो अब एज्योर में जॉब ढूंढेंगे, ट्राई करेंगे, अगर नहीं मिला तो विंडोज़ में जॉब ढूंढ लेंगे। बट ये है कि सोर्स ऑफ अर्निंग जो है रुकना नहीं चाहिए बस। तो 1 साल लग गए जॉब ढूंढते ढूंढते 2018 आ गया। 2018 में भी मैं बहुत सारी कंपनीज़ ने मुझे रिजेक्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ की एजुकेशन पॉलिसी उनका ये है। मतलब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि यार मतलब कंपनीज़ जो है एजुकेशन पॉलिसी, मतलब क्या एजुकेशन पॉलिसी? बंदे ने वहाँ जाके थोड़ी ना डिग्री दिखानी है क्लाइंट को, वहाँ जाके ये थोड़ी ना बोलेगा क्लाइंट को कि देखो मेरे पास ये डिग्री है, वहाँ जाके उसने काम ही करना है, राइट? तो कंपनीज़ ये चीज़ क्यों नहीं समझती है? आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों टैलेंट को कंसीडर ना करके एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर देते हैं, स्पेशली खासकर कि रेगुलर ही होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि यार कंपनीज़ को लगता है कि मैं नल्ला आदमी हूँ, मतलब बेकार हूँ, चूतिया हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं आता अपने को, मतलब काम ही नहीं कर सकता ये बंदा। तो बट ठीक है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो प्रॉब्लम होता ही है। और सिर्फ मैं ही एक बंदा, इकलौता बंदा नहीं हूँ ऐसे कि जो इस तरह का सिचुएशन फेल करता है। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम आता है, बट मैं उनको भी यही कहता हूँ कि भाई आप ट्राई करते रहो, पेशेंस रखो और सही टाइम का वेट करते रहो। तो 2018 में फाइनली फिर मुझे जॉब मिली, कुछ नवंबर के आसपास मुझे जॉब मिली माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, क्लाउड टेक्नोलॉजी में, और मैंने तीसरी कंपनी में स्विच किया जो कि मेरी अभी करंट कंपनी है। अब इस कंपनी में स्विच कैसे किया, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि किस तरह से मैं इस तीसरी कंपनी में आया। क्या इस कंपनी ने मुझसे एजुकेशन पॉलिसी मेरे पे अप्लाई करी या नहीं करी, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके पार्ट 3 में। तो अभी तक का जो है सेकंड कंपनी का एक्सपीरियंस मैंने बताया, कैसा मुझे लोगों से डील करना पड़ा पहले 1 साल, देन उसके बाद क्या हुआ और क्या रीज़न था इस सेकंड कंपनी से तीसरी कंपनी में स्विच करने का। तो दोस्तों ये था मेरा सेकंड कंपनी का एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को भले ये वीडियो शेयर मत करो, लेकिन मेरा जो चैनल है, जो मेरा गोल है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एज्योर से रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करना, वो ज़रूर शेयर करो। ओके, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक इसके पार्ट 3 के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।